मुरली कहता है, बेटा यह कोई पूछने की बात है, हम खुद से भी ज्यादा तुझ पर भरोसा करते हैं। सोहन कहता, तो पिताजी मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार रूपल को मैं खुद जाकर समझा दूं, शायद वो मान जाए। मुरली कहता है, बेटा मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ, तुम रूपल का भला ही चाहते हो, लेकिन बेटा तुम्हें तो पता है ना उसकी दिमागी हालत कैसी हो रखी है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि उसे कुछ हो गया तो कहीं तुम्हारे ऊपर वही लोग इल्जाम न लगा दें। और फिर बेटा रेखा के बारे में सोचो, तुम्हें क्या लगता है, क्या रेखा को अगर इस बात का पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। सोहन कहता है, पिताजी मैं इस बारे में सोच रखा है, मैं रेखा को सब कुछ सच बता दूंगा, क्योंकि मेरे तो कोई भी गलती नहीं है ना पिताजी। और रूपल मुझसे प्यार करती है, मैं तो नहीं करता उससे। मुझे भरोसा है कि रेखा मेरी बात को समझेगी। और पिताजी मैं तो यह चाहता हूँ कि रेखा भी मेरे साथ चले, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि रेखा शादी से पहले जो मैं अपने साथ उसे कहीं ले जाना हमारे रिवाज और हमारे समाज के खिलाफ होगा। अब तुम ही बताओ पिताजी मैं क्या करूं। मुरली कहता, बेटा मुझे अच्छा लगा तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी फैसला सोच समझकर कर लेना चाहिए। जब फैसला लो तो पहले उसके अंजामों के बारे में सोच लो, फिर ही किसी फैसले पर मोहर लगाओ, वरना जिंदगी भर पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ तुम जो रेखा को कुछ मत बताओ। बेटा वह एक लड़की है, सोचो उसे कैसा लगेगा जब उसे यह पता चलेगा उसका पति ऐसी लड़की से मिलने जा रहा है जो उसके पति से प्यार करती है। लड़कियां बहुत भावुक होती हैं बेटा, शायद वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सोहन कहता है, हाँ पिताजी आप सही कह रहे हैं। मुरली कहता है, बेटा सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। इतना कहकर मुरली खेत की तरफ चला जाता है। नीलू अपने बेटे सोहन के मन के दुख को समझ रही थी, क्योंकि वह जानती है कि सोहन बहुत ही कोमल दिल का लड़का है। उसके दिल में हालांकि रूपल के लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते वह उससे हमदर्दी रखता है। नीलू मुरली से बात करती है और कहती है, सुनो जी, क्या मैं सोहन के साथ जाऊं अगर उसका दिल है रूपल से मिलने का, उससे बात करने का। तो मुरली कहता है, अरे नीलू तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो। मुश्किल से सोहन ने अपने दिल को समझाया है, दोबारा उसके मन में यह बात मत डालना, वरना सारा खामियाजा हमारे बेटे को भुगतना पड़ेगा। नीलम मन महसूस कर रह जाती है। मुरली की बात को वह टाल भी नहीं सकती और अपने बेटे के दुख को वो देख भी नहीं सकती थी। एक दिन रूपल अपने पिताजी को अपने पास बुलाती है और कहती है, पापा आपने बहुत कोशिश की, फिर भी सोहन क्यों नहीं आया? क्या उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी भी नहीं है? दुख में देखकर तो जानवर पर भी तरस आता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। क्या मेरी हालत सुनने के बाद भी उसे मुझ पर तरस नहीं आया? रूपल के पापा मन ही मन सोचते हैं वह रूपल को कैसे समझाएं। कई बार रूपल के पापा को बुरा भी लगता था कि वह सारा दिन रूपल की देखभाल में गुजार देते हैं, फिर भी रूपल सिर्फ सोहन का ही नाम ही अपने मुंह से लेती है। एक दिन रूपल के पापा रूपल से कहते हैं, बेटा क्या तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है? तुम हर वक्त सोहन सोहन तुम्हारी जबान पर रहता है, क्या हमें तुम प्रेम नहीं करती हो? हमें पल पल जो तुम्हारी चिंता लगी रहती है, हम दिन रात तेरी सेवा में लगे रहते हैं, पता नहीं कल क्या हो जाए। बेटा हम इतने बुरे तो नहीं हैं, अगर हमारे बारे में ना सोचो भूल जाओ तो मानते भी हैं, लेकिन सोहन के बारे में मत सोचो बेटा, उसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर ली है, तुम भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो बेटा, अभी वक्त है। अगर तुम इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दोगी तो हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। रूपल कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। रूपल की जिद देखकर उसके पापा टेलीफोन डिक्शनरी उठाकर लाते हैं और उसमें से सोहन के गांव में जिसके घर पर फ़ोन होता है उसे फ़ोन पर जो फ़ोन करते हैं उसी नंबर पर, वह नंबर सरपंच के घर का होता है। वह जैसे ही फ़ोन कोई उठाता उससे पूछते हैं, क्या वो सोहन को जानते हैं जो क्लिनिक चलाता है? गांव इतना बड़ा नहीं होता है, सिर्फ सरपंच के घर पर ही फ़ोन होता है, इसलिए सरपंच उन्हें कह देता कि हाँ वो जानते हैं सोहन को। तब रूपल के पापा कहते हैं कि कृपया करके आप उसे एक बार बुला देंगे। सरपंच पूछता है कि ठीक है बुलवा देंगे, लेकिन आप कौन हैं? मैं उसे क्या कहूँ जाकर कि कौन फ़ोन पर है? रूपल के पापा कहते हैं, आप कह देना शहर से फ़ोन है। सरपंच एक नौकर को सोहन के क्लिनिक पर भेजता है। थोड़ी देर में सोहन आ जाता है, सरपंच को नमस्ते करता है और फ़ोन उठाकर बात करता है। दूसरी तरफ से रूपल के पापा सोहन से कहते हैं, बेटा फ़ोन मत काटना,
बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक बार तुम बस अपनी शकल रूपल को दिखा दो, उसके मुंह पर यह बात बोल दो कि तुम्हारी शादी होने वाली है, ताकि वह अपने मन में किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना पाले। वह तो अभी तुमसे उम्मीद लगा बैठी है। सोहन कहता, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मेरी शादी में बहुत कम दिन बचे हैं और माँ तो मुझे घर से निकलने भी नहीं देती है। सिर्फ क्लिनिक में आता हूँ, लोगों को दवाइयाँ देता हूँ और शाम को सीधा अपने घर जाता हूँ। इसके अलावा मैं कहीं नहीं आता जाता हूँ। हाँ, शादी के बाद कोशिश करूँगा आने की, आपको कुछ दिन तो इंतज़ार करना पड़ेगा। रूपल के पापा कहते हैं, बेटा कहीं देर ना हो जाए, बस यही कहना चाहता हूँ। सोहन कहता है, आप फिक्र मत कीजिए अंकल जी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। सोहन की शादी में बस 10 दिन बचे थे और वह भी अपनी जल्दी दिन कट गए। पता ही नहीं चला कब इतनी जल्दी ये 10 दिन बीत गए। मुरली के घर की सजावट में कोई कमी नहीं थी। मुरली तो बढ़ चढ़कर अपने घर को सजवा रहा था। उसके घर की रौनक ही अलग लग रही थी। ढोलकी की थाप पर आस पड़ोस की औरतें नाच गा रही थीं और अगली सवेरे सोहन की बारात जो जानी थी। दूसरी तरफ रेखा के घर को भी रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाया गया था। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सोहन और रेखा दोनों के घर रोशन हो रहे थे। सभी लोग जो सोहन की बारात में आ रहे थे, सबके सब बहुत खुश थे। जो सबसे ज़्यादा खुश था वह था मुरली और नीलू, उनके इकलौते बेटे की शादी जो हो रही थी। एक सपना देखा था मुरली ने कि उनका परिवार हंसता खेलता रहे। अब सोहन भी बड़ा ही खुश था। जैसे ही बारात रेखा के घर के सामने रुकती है, वैसे ही ढोल और बैंड बजना शुरू हो जाते हैं और रेखा की सहेलियां फटाफट भागकर बाहर आती हैं और सोहन को देखकर खुश होती हैं। अंदर जाकर रेखा को बताती हैं कि तेरे दूल्हे राजा आ चुके हैं। रेखा उनकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराती है। बारात में आदमी ज़्यादा थे, औरतें कम थी। रेखा को सजाने वाली भी पहले से आ चुकी थी और वह रेखा को सजा रही थी। रेखा बहुत ही सुंदर लग रही थी। जैसे शादी की रौनक रेखा के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसका रंग पहले से ज़्यादा निखरा हुआ लग रहा था। अब सबके सब बाहर आते हैं। जो लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं वे बारात का स्वागत करते हैं और उन्हें गांव की धर्मशाला तक पूरे स्वागत के साथ आदर सम्मान के साथ ले जाते हैं। सोहन को भी वहीं ले जाया जाता है। वहाँ पर सारी रस्म और रिवाज निभाने होते हैं, सब निभाए जाते हैं। बुजुर्ग आपस में मिलने की रस्म अदा करते हैं। फिर सबको चाय नाश्ते के लिए टेंट में ले जाया जाता है। चाय नाश्ते का प्रोग्राम बाद में ही जो खूबसूरत तरीके से किया गया था और सारे बाराती बहुत खुश होते हैं। सोहन की बारात में गांव के सब बुजुर्ग और बच्चे भी होते हैं। उसके बाद एक दूसरे को माला पहनाने के लिए रेखा को स्टेज पर ले जाया जाता है। सोहन जो पहले से ही स्टेज पर कुर्सी पर बैठा हुआ था, वह रेखा को हाथ पकड़कर स्टेज के ऊपर लाता है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। दोनों एक ऐसे लग रहे थे मानो भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया था। दोनों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। सोहन रेखा को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रेखा उसे बहुत सुंदर लग रही थी। इस वक्त सोहन के दिमाग में जो रूपल वाली बात बिल्कुल भी नहीं आती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह रूपल से प्यार नहीं करता था। शादी में जो रेखा के पिता रेखा को सिर्फ उसकी ज़रूरत की चीज़ देते हैं, जैसा कि मुरली ने कहा था, वह दहेज में कुछ नहीं लेंगे। रेखा के पिता ने मुरली की बात को रखते हुए कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिससे कि मुरली नाराज हो। सभी रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं। अब रेखा की विदाई का समय आ जाता है। रेखा का भाई उससे लिपट लिपट कर बहुत रोता है और क्योंकि दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था। रेखा के माता पिता भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते हैं और उनके दिल में भी जो यह खुशी थी कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा वर ढूंढा है। उसके बाद रेखा की विदाई हो जाती है। रेखा सोहन जिस गाड़ी में होते हैं वह गाड़ी सोहन के घर के सामने आकर रुकती है और जैसे ही गाड़ी रुकती है सभी औरतें घर से बाहर आ जाती हैं दुल्हन के स्वागत के लिए। नीलू दुल्हन का स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी के साथ करती है। नीलू अपने बेटे की दुल्हन को देखकर फूली नहीं समाती। नीलू और कुछ लड़कियां
रेखा को सोहन के कमरे तक ले जाती हैं और वहीं पर बैठकर उसके साथ मजाक कर रही होती हैं। नीलू बाहर आ जाती है। सोहन का कमरा बड़ा ही सुंदर होता है। रेखा पहली बार इतना शानदार कमरा देख रही थी। वह खुश थी कि सोहन उसका पति है। नीलू वो रेखा को खाने के लिए देती है खाना, क्योंकि वह जानती थी कि शादी में लड़की को खाने का समय तो मिलता ही नहीं है। वह सोहन को भी कहती है कि बेटा वह रेखा के साथ बैठकर खाना खा ले। सोहन भी बिना आनाकानी किए रेखा के पास बैठ जाता है और दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। रेखा मुरली और नीलू को भी कहती है कि वह भी उनके साथ बैठकर खाना खाएं। नीलू कहती है तुम्हारे पिताजी तो बेटी बाहर काम में व्यस्त हैं, जो मेहमान आए हैं उनके पास बैठे हैं, वह उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। ऐसा करती हूँ मैं तुम लोगों के साथ खाना खा लेती हूँ। नीलू उनके साथ बैठ जाती है और लड़कियाँ नीलू के लिए भी थाली परोस देती हैं। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद नीलू रेखा को हाथ धुलवाने के लिए अपने साथ ले जाती है। नीलू रेखा को कहती है कि बेटा अब यह सब तुम्हारा अपना है और यह घर भी तुम्हारा ही है। इसे अब किस तरह से संभालना है तुम जानो। जैसे तुम अपने घर को संभालती थी उसी तरह से इसको संभालना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो घर में से किसी को भी कह सकती हो, कोई मना नहीं करेगा। रेखा कहती है ठीक है माँ जी, मैं जानती हूँ आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीलू रेखा के सिर पर हाथ फेरती है और उसे अपने कमरे तक जो ले जाती है। दूसरी तरफ रूपल अब किसी से बात नहीं करती, वह गुमसुम सी रहती है। रूपल और उसके परिवार को नहीं पता था कि सोहन की शादी हो चुकी है। रूपल भी इस बात से अनजान थी। उन्हें यह तो पता था कि सोहन की सगाई तय हो चुकी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सोहन की शादी भी हो चुकी है। हालांकि सोहन ने रूपल के पापा को बताया भी था, लेकिन रूपल के पापा के दिमाग में यह बात निकल जाती है। अब रूपल का ख्याल भी सोहन के दिमाग में नहीं आता। वह भूल जाता है उसने रूपल के पिता को क्या कहा था। शादी के बाद वह उससे मिलने आएगा। हालांकि सोहन जानता था रूपल उससे प्यार करती है। जब सोहन कॉलेज में था एक पल के लिए सोहन को भी लगा था कि वह रूपल के प्यार करने लगा है, लेकिन यह सिर्फ उस पर तरस था, प्यार नहीं, क्योंकि रूपल को अपनी सौतेली माँ से कभी प्यार नहीं मिला, जिस वजह से सोहन के दिल में उसके लिए दया आ गई थी। वह उसे हमदर्दी जताने लगा था, लेकिन वह प्यार नहीं था जो शादी की मंजिल तक तय करता। इसलिए जब रूपल ने आत्महत्या का कदम उठाया तब से ही सोहन के दिल में उसके प्रति जितने भी दया और करुणा के भाव थे वो सब खत्म हो चुके थे। उसे यह भी मालूम था कि शायद ही रूपल उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी और वह अपने माता पिता की मर्जी से जो शादी करने का सपना संजोए हुए था, इसलिए उसने रूपल से शादी करने का कभी नहीं सोचा। सोहन के दिल में रूपल के लिए जो तरस था जिससे रूपल प्यार समझ बैठी थी, सोहन जानता था कि रूपल को एडजस्ट करने में बहुत समय लगता। शायद वह मेरे माँ बाप को अपने साथ रखकर खुश भी नहीं होती और मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं हो सकता। उधर सोहन रेखा को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ रखता था। मुरली और नीलू भी रेखा से बहुत प्यार करते थे। नीलू हर काम में रेखा का हाथ बटाती थी। घर में झाड़ू पोछा और जानवरों का काम करने के लिए एक काम वाली अभी भी आती थी। मंजू अब काम छोड़ चुकी थी, इसलिए दूसरी काम वाली आकर सारा काम निपटा देती थी। सोहन और रेखा का जीवन बड़े ही आराम और प्यार से कट रहा था। शादी को भी काफ़ी दिन बीत जाते हैं। सोहन को याद आता है कि उसने रूपल के पिता को कहा था कि वो उनसे मिलने जरूर आएगा। सोहन ये बात अपने पिता को बताता है। नीलू तो साफ मना कर देती है। मुरली थोड़ा सोचकर कहता है सोहन बेटा अब तो तेरी शादी हो चुकी है, अगर रेखा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इतने में ही रेखा चाय की ट्रे लेकर आ जाती है और कहती है क्या बुरा लगेगा पिताजी, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या। मुरली सोहन और नीलम एक दूसरे का मुंह ताकते हैं कि अब क्या कहें। सोहन बात को संभालते हुए कहता हाँ रेखा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। रेखा कहती है जी कहिए। मुरली कहता है सोहन बेटा क्या कर रहे हो तुम। रेखा कहती है क्या हुआ पिताजी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। नीलू चुप ही रहती है, वह कुछ नहीं बोलती, बस परेशान होती है कहीं रेखा को बुरा ना लग जाए। तब सोहन कहता है पिताजी मैं रेखा को सब सच बता देना चाहता हूँ, उसके बाद रेखा जैसा चाहेगी वैसा हम कर लेंगे। मुरली कहता ठीक है बेटा जैसा तेरी मर्जी। सोहन
रेखा से कहता है, रेखा तुम बैठो और सुनो। मेरे कॉलेज के समय की बात है, एक लड़की मुझसे प्यार करती थी। इतना सुनते ही रेखा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता। उसके तब आगे सोहन कहता है कि उसके माता पिता ने उसे खुद से दूर कर दिया था क्योंकि उसकी माँ सौतेली थी। मेरे दिल में उसके प्रति सिर्फ हमदर्दी थी। यकीन मानो रेखा, मैंने कभी उससे ये नहीं कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझसे प्यार करती है। उसने मेरे मना करने पर आत्महत्या करने की कोशिश की। बस वहीं से मैंने उसके साथ हमदर्दी का रिश्ता भी रखना छोड़ दिया। अब रेखा को थोड़ी राहत मिलती है यह जानकर कि सोहन उस लड़की को प्यार नहीं करता था और हमदर्दी तो वह गांव के सभी लोगों के साथ रखता था, इसलिए बड़ी बात नहीं थी। सोहन मालती की तरफ देखते हुए फिर कहता है कि उसके पापा 2 बार यहाँ पर हमारे घर आए, एक बार रिश्ता लेकर और दूसरी बार मुझसे यह कहने कि रूपल बीमार है, उससे एक बार मिल लो। मैंने खुद ही मना कर दिया था रेखा कि मुझे उससे ना तो शादी करनी है और ना ही उससे मिलना है। एक दिन उसके पापा का फ़ोन आया कि रूपल अब शायद कुछ दिनों की मेहमान है और आखिरी बार उससे मिल लो, लेकिन तब मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता हो चुका था। मैं तुम्हें धोखा देकर वहाँ नहीं जाना चाहता था। रेखा कहने लगी, तो फिर क्या, अब आप क्या चाहते हो मुझसे? सोहन कहता, अगर तुम सही समझो तो क्या मैं उससे मिलने जा सकता हूँ, सिर्फ इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल बाद में मुझे कचौटे कि देख सिर्फ अपने स्वार्थ में एक इंसान को मरते समय मिलने से भी मना कर दिया। बाकी तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुमने मना कर दिया तो मैं नहीं जाऊंगा और ना ही इस बात को दोबारा फिर तुमसे जिक्र करूंगा। रेखा सोहन की बात सुनकर सामने रखी चाय को देखती है जो कि ठंडी हो चुकी थी। वह ट्रे जैसे ही लाई थी वैसे ही वापस उठाकर बिना कुछ बोले हॉल वाले कमरे में चली गई। नीलू भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। सोहन भी पीछे पीछे चला जाता है। रेखा रसोई में चाय की ट्रे में से कप की चाय वापस गर्म करती है। नीलू उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा तू उदास ना हो, सोहन कहीं नहीं जाएगा। रेखा की आंखों में आंसू होते हैं। सोहन रेखा से कहता है, रेखा सच में मैं कभी नहीं जाऊंगा वहाँ। मेरे लिए पहले तुम्हारी खुशी है, फिर बाद में सब कुछ है। उस लड़की की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, यह मैं नहीं होने दूंगा। रेखा कहती है, मैं जानती हूँ जी, आप मुझसे प्यार करते हैं और यह भी जानती हूँ आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। मुझे तो उस लड़की पर तरस आ रहा है जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ गिन रही है। मैं चाहती हूँ कि आप उससे मिलने जाओ ताकि आपके मन आपको धिक्कारे ना, और सारी उम्र इस दंश को सहने से अच्छा है कि एक नेक काम करना जिससे संतुष्टि मिले। सोहन कहता है, रेखा अगर तुम चाहती हो तो मैं वहाँ जाऊँ, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैं अकेला तो हरगिज नहीं जाऊँगा, माँ और पिताजी को तो मैं मना लूँगा। रेखा कहती है, अगर मैं साथ गई तो उस लड़की को कैसा लगेगा? सोहन कहता, उसे ये लगेगा कि अब उम्मीद करना बेकार है और हो सकता है वो अपने आप को समझाकर आगे बढ़ जाए। रेखा कहती है, ठीक है, आप माँ पिताजी से बात कर लीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सोहन रेखा को तरफ देखकर मुस्कुराकर चला जाता है। सोहन अपने माता पिताजी से बात कर लेता है, उसे वो नहीं रोकते। अगली सुबह ही जाने का सोच लेता है सोहन और रेखा भी सारी तैयारियां कर लेती है। सोहन रेखा को कहता है कि साड़ी मत पहनना, जो माँ ने तुम्हें सूट दिलवाया था ना गुलाबी रंग का, वो तुम पर बहुत अच्छा लगता है, वो ही पहनना। रेखा मुस्कुरा देती है और इशारे से हामी भर लेती है। सोहन चलने से पहले रूपल के पिता को फ़ोन कर देता है कि वो उनसे मिलने आखिरी बार आ रहा है। रूपल के पापा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि वो अपनी पत्नी को साथ लेकर सोहन आ रहा है। सोहन और रेखा घर से निकल पड़ते हैं। मुरली और नीलू से आशीर्वाद भी ले लेते हैं। मुरली कहता है, बेटा जैसे भी हो हमें खबर कर देना। सोहन कहता है, ठीक है पिताजी। नीलू रेखा से कहती है कि बेटी तुम भी अपना ख्याल रखना, सोहन का भी ख्याल रखना, समय पर खाना खा लेना। सोहन रूपल के पापा के घर का पता पहले से ही ले लेता है। रेखा सोहन की बाहों में अपनी बाहें डालकर ट्रेन की सीट पर बैठी हुई थी। बाहर का जो नज़ारा था उसे उसकी आंखें उस पर टिक नहीं रही थी।
क्योंकि ट्रेन बड़ी तेज गति से चल रही थी। फटाफट से चीज़ें भाग रही थी। रेखा को ट्रेन में बैठे बैठे नींद आ गई और वह सोहन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। सोहन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, किसी तरह से वह रूपल से अपना हर तरह का रिश्ता खत्म कर दे। जो रूपल अपने मन ही मन सोच कर बैठी है, इसलिए वह रेखा को अपने साथ ले जा रहा था ताकि उसके दिल की हर उम्मीद खत्म हो जाए और वह उसके बारे में दोबारा ना सोचे। सोहन मन ही मन सोचता है कि वह जाकर क्या कहेगा। ट्रेन के रुकने पर स्टेशन का शोर रेखा के कानों पर पड़ता है। चाय वाले ट्रेन में चढ़ाते हैं। रेखा सोहन से पूछते कि हम शहर पहुंच गए जी। तब सोहन कहता है कि नहीं, अभी ये एक स्टेशन आया है, यहाँ पर 5 मिनट ट्रेन रुकेगी, उसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वह शहर का ही स्टेशन है, वहाँ पर हम उतर जाएंगे। सोहन रेखा से पूछता है क्या वह चाय पिएगी। तब रेखा कहती है कि हाँ ठीक है, मैं चाय पी लूँगी, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, शायद चाय पीकर ठीक हो जाए। सोहन 2 कप चाय ले लेता है, एक रेखा को देता और एक खुद के लिए लेता है। दोनों चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं। तभी रेखा अपने बैग को खंगालती है, उसमें से बिस्किट का पैकेट निकालकर सोहन के आगे कर देती है। सोहन पूछता है तुम ये सब कब लेकर आई। तो रेखा कहती है मैं नहीं, माँ ने मेरे बैग में डाल दिए थे, कह रही थी रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। सोहन कहता माँ को अपनी बहू की बेटे से ज़्यादा फिक्र होती है, पहली बार देख रहा हूँ। रेखा कहती है हाँ सो तो है, लेकिन उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए भी कहा है, इसलिए आप ज़्यादा ताने मत मारो। दोनों अपनी चाय ख़त्म करते और ट्रेन भी चल पड़ती है। रेखा और सोहन दोनों प्यार भरी बातें करते हुए अपना सफ़र पूरा करते हैं। अगला स्टेशन 1 घंटे बाद आता है। वहाँ वे दोनों उतर जाते हैं और एक ऑटो रिक्शा करके रूपल के घर की तरफ चल जाते हैं। जैसे जैसे रूपल के घर की तरफ ऑटो बढ़ रहा था, वैसे वैसे रेखा के दिल की धड़कन भी तेज होती रहती है। वह मन ही मन सोच रही थी वह लड़की कैसी होगी, दिखने में जो सोहन से प्यार करती होगी। कॉलेज में तो वह बहुत सुंदर लगती होगी। कॉलेज की लड़कियां तो वैसे भी सज संवर कर सुंदर लगती हैं, पता नहीं मैं उसके सामने कैसी दिखूंगी। रेखा अपनी परेशानी सोहन को बताती है और कहती है मैं उस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत हूँ या वह लड़की मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। इतना सुनते ही सोहन की हंसी छूट जाती है। वह कहता है रेखा तुम ये बातें कब से सोचने लग गई हो, तुम हमेशा से खूबसूरत हो और जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से और ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। रेखा कहती है आप बातें मत बनाओ, सच बताओ। सोहन कहता मेरी नज़र से देखोगी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही हो और किसी को देखने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। रूपल से मिलने इसलिए जा रहा हूँ ताकि दोबारा उसके पापा मुझे फ़ोन करके परेशान न करें, हम अपनी नई ज़िंदगी को शुरू कर सके हैं और वहाँ पर भी मैं तुम्हारे कहने पर ही जा रहा हूँ। रेखा अगर तुम मना कर देती तो कभी नहीं जाता। रेखा खुश हो जाती है और कहती है जानती हूँ। सोहन कहता है रेखा मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तुम्हारे सिवाय और कोई लड़की नज़र नहीं आती, या यूँ कहो कि मैं किसी और को देखना भी नहीं चाहता। इसी बीच ऑटो वाला बोल पड़ता है साहब जी पते पर आपने जिसके लिए बोला था वो पते पर पहुंच गए हैं। सोहन रेखा को लेकर ऑटो रिक्शा से नीचे उतरता है। ऑटो वाले को रुपए पकड़ाकर घर की डोरबेल बजाता है। जो रेखा सोहन के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। सोहन उसका हाथ थाम लेता है और कहता घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद रूपल की सौतेली माँ दरवाज़ा खोलती है। सोहन को देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं, मगर जब वह साथ में रेखा को उसके हाथ थामे देखती है तो परेशान सी हो जाती है। उसे ऐसे लगता है मानो उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया हो, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी प्रिया से ज़्यादा कोई और लड़की खूबसूरत हो ही नहीं सकती। रेखा ने आकर उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। वह सोहन को अंदर आने के लिए कहती है। रूपल के पापा को आवाज़ देकर बुलाती है, मगर यह नहीं बताती कि सोहन आया है। रूपल के पापा सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं। वे सामने सोहन को देखते हैं और साथ में बैठी रेखा को भी देखते हैं। रूपल के पापा के चेहरे पर थकावट और निराशा साफ झलक रही थी। वो सोहन से ज़्यादा जो रेखा की तरफ देख रहे थे। उनके मन में जो डर था वह सच बनकर उनके सामने बैठा हुआ था। नीचे आकर वह सोहन से हालचाल पूछते हैं और कहते हैं यह लड़की कौन है। तब सोहन बताता है यह मेरी पत्नी रेखा है।
रूपल की माँ उसके लिए पानी लेकर आती है और दोनों पति पत्नी पानी पीते हैं। रूपल के पापा कहते हैं कि चाय नाश्ते का इंतजाम करो, दूर से आए हैं। रूपल की माँ चली जाती है और मेड को नाश्ते के लिए बोल देती है। करीब आधे घंटे बाद सोहन के लिए मेड नाश्ता लेकर आती है। सोहन मना करता है, लेकिन रूपल के पापा ज़बरदस्ती उन्हें खाने के लिए कहते हैं। रूपल के पापा के कहने पर सोहन और रेखा दोनों नाश्ता करते हैं। सोहन रूपल के बारे में कुछ भी नहीं पूछता। रूपल के पापा खुद ही सोहन को बताते हैं। रूपल अब बस कमरे में बंद रहती है, अभी भी ऊपर ही है। वह किसी से कोई बात नहीं करती। शायद आज तुम्हें देखकर अपनी जुबान खोल दे। आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। अब तो रेखा की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो जाती हैं। उसके जी में जी नहीं रहता। वह कदम आगे तो बढ़ाती है, लेकिन उसके मन उसके कदमों को पीछे खींचता है। लेकिन जो उसे सोहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो चलना ही था। उसका सहारा सोहन बना था, इसलिए वह सोहन के साथ जल्दी रूपल के पापा चाहते थे कि सोहन के साथ रेखा रूपल के कमरे में न जाए, लेकिन उसकी सोहन से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सोहन रूपल के पापा की हड़बड़ाहट समझ जाते हैं, इसलिए सोहन ने साफ साफ कह दिया कि अंकल जी, आप जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। यह मेरी पत्नी है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी बेटी मेरी पत्नी से ज़रूर मिले। रूपल के पापा कुछ नहीं कहते और रूपल के कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं। रूपल के पापा रूपल को आवाज़ देते हैं, कहते हैं, बेटा रूपल, आज देखो तुमसे मिलने कौन आया है। रूपल कुछ नहीं बोलती, वह करवट बदले लेटी रहती है। रूपल के पापा दरवाज़ा खोलकर उसके पास आते हैं और सोहन अभी भी बाहर ही खड़ा होता है। रूपल की दरवाजे की तरफ पीठ होती है, इसलिए वह देख नहीं पाती कि कौन उससे मिलने आया है। रूपल के पापा कहते हैं, बेटा एक बार देखो तो सही कौन आया है। रूपल फिर भी पलटकर नहीं देखती। रूपल के पापा रूपल के कान में धीरे से कहते हैं, देखो रूपल, सोहन आया है। रूपल झटके से उठ बैठती है और दरवाजे की तरफ देखती है। सोहन अकेला खड़ा होता है। रूपल पहली बार अपनी ज़बान खोलती है और कहती है, सोहन तुम। तभी सोहन अपने साथ में रेखा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खड़ा करता है। रूपल के कमरे में अंदर आ जाता है। रूपल रेखा को देखकर खुश नहीं होती, बस उन दोनों की तरफ देखती है तो उसकी समझ में नहीं आता कि यह कौन है और वह उससे क्या कहे और क्या करे। रूपल के पापा यह सोचकर खुश थे कि रूपल ने कितने महीनों बाद आज पहली बार अपने मुंह से कुछ बोला है। रूपल सोहन से कहती है, यह तुम्हारे साथ कौन है सोहन? सोहन कहता है, रूपल ये मेरी पत्नी है, इसका नाम रेखा है। मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। यह तो मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ, लेकिन मैंने ही कहा कि तुम चलो, तुम भी रूपल से मिल लोगी। रूपल की आंखों में आंसू बहते हैं। रेखा उसकी तरफ देखती है तो वह बड़ी ही कमज़ोर और बुझे हुए चेहरे वाली लड़की बन चुकी होती है, जिसके चेहरे पर कोई उम्मीद आशा नहीं होती। ऐसा लगता है मानो रूपल बस अपनी मौत का इंतजार कर रही हो। कुछ देर तो रूपल बैठी रहती है, फिर वह सोहन से पूछती है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे? सोहन बता देता है कि मेरा रिश्ता तय हो गया था रूपल, इसलिए मैं नहीं आ सका। तब रूपल पूछती है कि सोहन, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, क्या तुम अपनी पत्नी को बाहर भेज सकते हो? सोहन मना कर देता और कहता है, रूपल जो भी बात करनी है तुम रेखा के सामने ही करो, इसे तुम्हारे बारे में सब पता है। रूपल रेखा को कहती है कि तुम बड़ी खुशनसीब हो जो तुम्हें सोहन जैसा पति मिला। रेखा कहती है, हाँ वो तो मैं हूँ, वरना सोहन जैसा पति मिलना हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। रूपल कहती है, तुम ठीक कह रही हो रेखा, मुझे ही देख लो, मेरे नसीब में नहीं था। रेखा कहती है कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए था रूपल। जो तुम्हें प्यार ना करता हो उसके लिए अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रही हो? रूपल कहती है, किसने कहा कि सोहन मुझसे प्यार नहीं करता? सोहन मुझसे प्यार करता था, पर पता नहीं इसे क्या हो गया जो यह मुझसे दूर हो गया। रेखा सब समझती रही, क्योंकि सोहन ने सब बता दिया था कि वह रूपल के प्रति हमदर्दी रखता था, इसलिए उसकी कभी कभार मदद भी कर दिया करता था, जिसे वह प्यार समझ बैठी थी। रेखा चुप रहती है और कुछ ना बोलने में अपनी भलाई समझती है। सोहन बोलना शुरू करता है, रूपल मैं तुमसे पहले भी कहता था और अब भी कहता हूँ
मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत थी, आदर था और तरस था, इसके अलावा कुछ नहीं था। देखो रूपल, मैंने शादी कर ली है और मैं रेखा को बहुत प्यार करता हूँ। मैं रेखा के बिना जीने की भी नहीं सोच सकता। हमने तो अपने भविष्य की प्लानिंग भी कर ली है। हम अपने बच्चों को क्या क्या नाम रखेंगे। रूपल मन ही मन जलती है लेकिन कहती कुछ नहीं है। सोहन रेखा का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए था। यह देखकर रूपल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रूपल सोहन को कहते, तुम मुझे यहाँ जलाने के लिए आए हो कि देखो मुझे तुम्हारे होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने शादी कर ली है। सोहन कहता है, तुम जो मर्जी माए समझ लो रूपल, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी कीमत पर रेखा को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भी सच्चाई को स्वीकार कर लो। अगर देर करोगी तो हाथ कुछ नहीं आएगा। रूपल मन महसूस कर रह जाती है। रूपल सोहन से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है। रूपल कहती है, सोहन मुझे माफ़ कर दो, मैं पता नहीं तुमसे गुस्से में क्या क्या कह बैठी। तुम मुझसे इतनी दूर से मिलने के लिए आए हो और एक मैं हूँ। खैर छोड़ो, तुम मुझसे मिलने के लिए आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं भी अपने दिल को समझा लूँगी। तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। इतना कहते कहते रूपल की तबीयत बिगड़ जाती है। रूपल के पापा जल्दी से एम्बुलेंस बुलाते हैं। रेखा सोहन को कसकर पकड़ लेती है, वह घबरा जाती है। सोहन रेखा को दिलासा देता और कहता, तुम घबराओ मत रेखा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस घर के बाहर खड़ी सायरन बजा रही होती है। फटाफट से सोहन रूपल को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यह देखकर रेखा की तरफ देखता है। रेखा उससे कहती है कि कोई बात नहीं, आप उसकी मदद कीजिए, इंसानियत के नाते ही सही, यह आपका फर्ज है। सोहन रूपल को गोद में उठाता है और एम्बुलेंस में लेटा देता है। साथ ही रूपल के पापा भी होते हैं। एम्बुलेंस में जो रेखा भी बैठ जाती है और एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई भागती है। अस्पताल में जाते ही सोहन अपना कार्ड दिखाता है। अस्पताल के स्टाफ को पता चल जाता है कि वह भी डॉक्टर है। वह रूपल का इलाज कर रहे डॉक्टर के साथ मदद करता है। रूपल की सांसें तेज तेज चल रही होती हैं। वह सोहन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। सोहन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसे नहीं पता चला कि वह उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, लेकिन रेखा का ध्यान जाता है। रेखा सोहन से कहती है कि रूपल जो भी कहती है वह करो। सोहन रूपल का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, रूपल तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। जैसे ही सोहन रूपल का हाथ अपने हाथ में थामता है, रूपल की सांसें थम जाती हैं। वह इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। इमरजेंसी रूम में जैसे ही सोहन के हाथ से रूपल की पकड़ फिसल जाती है, वह अवाक सा रूपल के चेहरे की तरफ देखता है। रूम के बाहर खड़े रूपल के पापा भी समझ जाते हैं कि अब उनकी बेटी नहीं रही। रेखा भी बाहर खड़ी होकर रो रही होती है। उसे रूपल के लिए बहुत बुरा लगता है। सोहन रूम से बाहर आता है। सामने रूपल की सौतेली माँ भी भागती हुई आती है और अपने पति से पूछती है, क्या हुआ रूपल को, अब ठीक है? वह जवाब देते हैं कि रूपल अब दुनिया में नहीं रही। रूपल की सौतेली माँ झूठे आंसू बहाने लगती है और सोहन और उसकी पत्नी को भला बुरा सुनाती है, मगर वे दोनों बेचारे नादान पंछी चुपचाप खड़े होकर सब सुन लेते हैं। रूपल की माँ कहती है, ये तेरी बीवी क्यों टसुए बहा रही है? इसी की वजह से मेरी बेटी की जान गई है। क्या जरूरत थी तुम दोनों को यहाँ आने की? रूपल के पापा सब जानते थे कि उनकी पत्नी रोने का सिर्फ ड्रामा कर रही है। बेटी के बीमार होते तो कभी उससे दो बोल प्यार के नहीं बोले, हमेशा जली कटी बातों से उसका दिल दुखाया है और आज उसके लिए रो रही है। तभी रूपल के पापा कहते हैं, ऐसा करो तुम प्रिया और हिमांशु को भी फ़ोन कर दो, आखिरी बार अपनी सौतेली बहन को देख लेंगे। जीते जी तो एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि पापा रूपल दीदी कैसी हैं, कम से कम आकर दिखावा ही कर देंगे। रूपल की माँ नाक सिकोड़ने लग जाती है और हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाकर अपने दोनों बच्चों को बता देती है और उन्हें जल्दी घर आने को कहती है। सोहन एक बेंच पर बैठा हुआ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करता है। जब उसकी माँ मरी थी तब वह हालांकि छोटा था, पर दिल तो बार बार दुखता था। हॉस्पिटल वाले रूपल की डेड बॉडी को बांध देते हैं और एम्बुलेंस में रखवा देते हैं। सब एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। गाड़ी सायरन बजाती हुई सड़कों पर भागने लगती है। किसी को क्या मालूम कि इस गाड़ी में एक लड़की एक तरफा प्यार की भेंट चढ़ चुकी है। घर पर गाड़ी रुकती है और रूपल की मृतदेह को अंदर लेटा दिया जाता है।
मेहमान और आस पड़ोस के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, शोक जाहिर करते हैं। प्रिया और हिमांशु भी आ जाते हैं। अपनी माँ की तरह दिखावटी आंसू बहाकर वहीं बैठ जाते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। शहर में रस्म और रिवाज से ज़्यादा समय खराब नहीं किया जाता, इसलिए जल्दी सब तैयारी हो जाती है। रूपल की अंतिम यात्रा उसके घर से रवाना हो जाती है। शमशान में जब चिता को अग्नि देने के लिए बुलाया जाता है तो रूपल के पापा सोहन के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सोहन इनकार नहीं कर पाता और रूपल की चिता को अग्नि देता है। तुरंत अग्नि पूरी चिता में फैल जाती है। रूपल पंचतत्व में विलीन हो जाती है। सोहन के दिमाग में एक एक पल घूमता रहता है। वह यहाँ से भागकर अपने घर जाना चाहता है, अपने माता पिता को गले लगाकर रोना चाहता है कि उसकी आंखों के सामने जो दृश्य चल रहे थे वो उसे सहन नहीं कर पा रहा था। जब सब शमशान से वापस घर आ जाते हैं, सब कुछ देर वहाँ रुककर अपने अपने घर चले जाते हैं। सोहन और रेखा भी अपने घर जाने के लिए तैयार खड़े थे। सोहन रूपल के पापा के पास जाता है और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है, हो सके तो अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए। रूपल के पापा कहते, तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो उस पागल का था जो जिंदगी को इतना सस्ता समझ बैठी थी। उसने सिवाय तुम्हारे हमें कभी अपना समझा ही नहीं। हो सकता है कई जगह मैं गलत हूँ, लेकिन अब तो मैं अपने फ़र्ज निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, फिर भी उसने मुझे माफ़ नहीं किया। सोहन कहता, अंकल खुद को संभालिए। ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं। इतना कहकर सोहन रेखा को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सोहन का चेहरा उतरा हुआ था। रेखा को उदास चेहरा जो सब बता देता है कि वो क्या सोच रहा है। सोहन एक ऑटो रिक्शा पकड़ता है, रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन उन दोनों को बैठने के लिए जगह मिल ही जाती है, क्योंकि सोहन और रेखा बिना कुछ खाए रूपल के घर से चले आते हैं। बोला, जिस घर में हाल में मौत हुई हो वहाँ किसी के गले से निवाला कैसे उतर सकता है। रेलवे स्टेशन पर सोहन को एक पाव भाजी वाला दिखाई देता है। सोहन रेखा से कहता है कि रेखा, ट्रेन को चलने में अभी आधा घंटा बाकी है, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम्हें भी भूख लगी होगी। रेखा कहती है, आप जल्दी से आ जाना, वरना मेरा दिल घबराता रहेगा जब तक आप वापस नहीं आओगे। सोहन कहता है, घबराओ मत, मैं जल्दी आ जाऊँगा। सोहन ट्रेन से नीचे उतर जाता है। रेखा खिड़की से उसे देखती है। सोहन जल्दी से पाव भाजी पैक करता है और ट्रेन में रेखा के पास आ जाता है। रेखा के दिल को चैन मिलता है कि सोहन वापस उसके पास आ गया। वे दोनों पाव भाजी खाते हैं। उनको भूख से काफ़ी राहत मिल जाती है। सोहन के मन में अब भी काफ़ी बेचैनी हो रही थी, मगर वो जाहिर करके रेखा को परेशान नहीं करना चाहता। कुछ मिनटों के बाद ट्रेन चल पड़ती है। सोहन और रेखा शाम के समय गांव में पहुंच जाते हैं। दोनों को अपने गांव में कदम रखते ही चैन की सांस मिलती है। सोहन बहुत तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ता है। जब सोहन से अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। घर का गेट पहले से ही खुला था, क्योंकि मुरली अभी अभी खेत से लौटकर आया था। मोहन भागकर अपने बैग को बरामदे में रखकर मुरली के कमरे में जाता है, लेकिन मुरली वहाँ नहीं होता। वह और नीलम दोनों रसोई में होते हैं। आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आते हैं। सोहन अपने पिता मुरली से लिपटकर जोर जोर से रोता है। मुरली और नीलू नहीं जानते कि क्या हुआ है, और रेखा भी सोहन को रोता देखकर रोने लग जाती है। नीलू उसे चुप कराती है और नीलू और सोहन दोनों से पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई है। सोहन तो मुरली को लिपटकर रोता रहा। मुरली उसे चुप करवाता रहा। मुरली सोहन को रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने सोहन के रोने की कभी जो वजह ही नहीं दी थी कि कभी सोहन उसकी ज़िंदगी में रोया हो। रेखा बताती है कि रूपल अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही मुरली और नीलू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों हैरान थे। मुरली और भी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो जानता था जब सोहन की माँ शोभा मर गई थी तब सोहन को अकेले संभालना कितना मुश्किल हो गया था। बाद में मुरली ने कभी सोहन को किसी के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया था। वह खुद ही जाता था जब कहीं जाना पड़ता था। रेखा सब बताती है कि रूपल की चिता को अग्नि सोहन से दी है तो वे और भी ज़्यादा परेशान हो उठते हैं, लेकिन अब कोई भी क्या कर सकता था। जो होना था वो तो हो चुका था। अब तो सोहन को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। कोई भी ये नहीं जानता था कि सोहन के रोने की असली वजह क्या है। सोहन अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था।
वह बताना चाहता था कि उसे इतना रोना क्यों आ रहा है। अपने माता पिता से वह कोई बात नहीं छुपाता था, इसलिए वह अपने पहले नीलू की तरफ देखता है और फिर सबको बताता है। जब वो रूपल के अंतिम संस्कार की रस्मों रिवाजें निभा रहा था तो उसे अपनी मरी हुई माँ की बहुत याद आ रही थी। मुरली रे जो अपनी पत्नी के मरने की बात दोबारा याद करके फिर से उसकी यादों में खो जाता है, जब उसकी पत्नी उसके लिए कितना कुछ करती थी। मुरली दिखाना नहीं चाहता था, पर उसकी पत्नी की याद उसके दिल में फिर से ताज़ा हो गई थी और वो फिर से बेचैन हो गया था। नीलू खामोश थी, क्योंकि इतने सालों में कभी भी मुरली ने अपनी पहली पत्नी को इस तरह याद करके कभी नहीं रोया था। आज उसे लग रहा था जैसे उसका बेटा सोहन उसका अपना नहीं रहा। नीलू अपनी भावनाओं को छुपाकर ये कहकर अंदर चली जाती है कि मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। मुरली और सोहन दोनों समझ जाते हैं, इसलिए सोहन खुद को नीलू के पीछे जाकर रसोई में जाता है और नीलू वहाँ अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछ रही होती है। सोहन बिना कुछ बोले नीलू को अपने गले से लगा लेता है। नीलू खुलकर सोहन के सीने से लगकर रोती है। सोहन नीलू को चुप करवाता और कहता, माँ मेरा कौन है तेरे सिवा, तूने मुझे मेरी सगी माँ की तरह पाला है।